नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस थोड़े अलग प्रकार के थोड़े से यूनिक डिस्कशन में, जहां पर हम इस बार का ईपीएफओ का जो पेपर आया है, उस ईपीएफओ के पेपर में इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा जो एक कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मेरे ख्याल से 16 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग अगले आधे घंटे 35 मिनट या करीब करीब 45 मिनट मान लीजिए, उतने समय में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे और यह समझेंगे कि भाई ईपीएफओ ने इस बार आप लोगों से क्या पूछा। ऐसे कौन से टॉपिक्स थे, ऐसी कौन सी चर्चाएं थी जिस पर वो आपको टेस्ट करना चाहता था, जिस पर वो आप लोगों को मतलब आपका परीक्षण करने में रुचि रखता था। हाँ, चलिए मैं एक बार बस साउंड टेस्ट कर रहा था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते। और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था एक बार ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यार अगर आगे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप इस एग्जाम की तैयारी जनरली कर रहे हैं तो आपको किस तरह से अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ इसे क्लब करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नौकरी है, एक बहुत ही बढ़िया शानदार नौकरी है। तो आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं हमेशा से बोलता हूं कि यार पैरेलली आपकी बहुत सारी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मतलब यार सिलेबस काफ़ी हद तक कॉमन है, तो अगर आप थोड़ा सा भी अपनी 5% अपनी तैयारी को ट्वीक करेंगे तो आपको कई बार ऐसे एग्जाम्स ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए एक बार ईपीएफओ का पेपर देखते हैं, लेकिन शुरू होने के पहले आपको बता दूं कि भाई अनअकैडमी में आप इस समय कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे, आपको बस ये करना है कि आपको उसमें अतुल जैन कोड लगाना है। आपको एक कोड लगाना है जिस कोड का नाम है अतुल जैन। अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे तो अतुल जैन कोड लगाकर आपको 20% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा हमारे सारे यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी कंप्लीट तैयारी यहां पर मिलेगी, पूरे सीसैट की तैयारी आपको यहां पर मिलेगी और आपको जो है भाई टेस्ट सीरीज भी आपको दोनों मिल जाएंगी, प्री और मेंस दोनों की। तो आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। अगर आप लोग भाई ये आपका जो है एक बहुत ही फंडामेंटल कैलेंडर है, 2027 के लिए भी आप चुनना चाहते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब एक बार हम अपने ईपीएफओ की तरफ चलते हैं और ईपीएफओ के पेपर डिस्कशन पे हम पहुंचते हैं। एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन एजेंडा है। चलिए, तो ईपीएफओ का जो क्वेश्चन पेपर है जल्दी से उस पर बढ़ते हैं। इसके पहले एक चीज आपको मुझे और बतानी है। 10 तारीख को अनअकैडमी का एक इवेंट हो रहा है, जो क्या है मुझे खुद को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं जानता अभी, मेरे को भी हम लोगों को भी पूरी तरह से सूचित नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब पहुंचिए, आप लोग सब जो है यूट्यूब पर जाकर इसके लिंक को लाइक कीजिए, इसको नोटिफाई मी के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी ये इवेंट शुरू हो आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाए और आप इससे समय रहते जुड़ पाएं, आपका मिस ना हो जाए। चलिए साहब, तो हमारे कितने, मेरे ख्याल से 16 सवाल हैं, जल्दी से एक एक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन देने की योजना, जो आपकी एसपीआरईई 2025 है, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये आपके लिए सही है? कौन से कथन ऐसे हैं जो हम इसमें सही मान सकते हैं, ये आपको बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। तो भाई ये योजना क्या है, अगर आप देखें तो भाई इस योजना का पूरा पर्पस क्या है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो यार देखो, भारत में एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्या थी कि यार इसमें आपको एक चैलेंज क्या होता था कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, हमारे यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में क्या हैं, वो अनौपचारिक है ना, बहुत बड़ी संख्या में ये क्या हैं, वो अनौपचारिक हैं। और इसमें क्या है, अनौपचारिक वर्कर जो होते हैं उन्हें बहुत तरह के लाभ नहीं मिलते, ये बात हमको पता है। और वैसे एग्जाम ईपीएफओ का है तो भाई ईपीएफओ उस दिशा में एक बहुत बड़ा काम करता है। तो कर्मचारियों के औपचारीकरण को लेकर, कर्मचारियों के फॉर्मलाइजेशन को लेकर जब भी कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, तो ईपीएफओ उसमें निश्चित तौर पे शामिल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका ईएसआईसी ने ही इसको लॉन्च किया, इस योजना को, आपकी स्प्री योजना जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ही इस योजना को लागू किया है, तो उसके द्वारा अनुमोदित है। पहला कथन तो सत्य हो ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये क्या करता है कि भाई ये आपका जो है क्या करने की कोशिश करता है कि इसमें आपका जो है ये क्या करने की कोशिश करता है कि अपंजीकृत नियोक्ता और कर्मचारियों को जिनमें संविदात्मक, संविदात्मक मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल,
जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं और अस्थायी जो टेम्पररी कुछ समय के लिए रखे गए हैं, उनको भी एक वन टाइम मौका प्रदान करता है कि आप भी अपने आप को रजिस्टर कर लो और आपको भी, ताकि जो भी फॉर्मल फायदे हो सकते हैं वो मिलने शुरू हो जाएं। एग्जैक्टली यही इस योजना का पर्पस है। जब ये योजना आई होगी इसके बारे में एग्जैक्टली यही सब लिखा गया होगा। तो अगर आपने इसका एकदम बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ा है, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने इसका एकदम बेसिक भी जानने की कोशिश करी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही कथन इसमें सही हैं। आपका सी इसमें सही जवाब हो गया, क्योंकि दोनों कथन सही हैं और एकदम पूरी तरह से इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर आपने बेसिक करंट अफेयर्स फॉलो किया है तो आप ये पहला सवाल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं साहब। अगला सवाल क्या है? शून्य दोष शून्य प्रभाव, इसका क्या मतलब है? जीरो डिफेक्ट। शून्य दोष का मतलब क्या है कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी चीजों का आप उत्पादन करने के विषय में विचार कर रहे हैं, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। उसमें आपकी जो गड़बड़ियां हैं, जो आपकी एरर्स हैं, वो एरर्स आपकी जो है वो जीरो है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका कहलाता है शून्य दोष, है ना। ये बात क्लियर है। इसको हम कहते हैं जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। इफेक्ट से मतलब क्या है? आपके पर्यावरण पर प्रभाव। जीरो डिफेक्ट मतलब दोषपूर्ण ना हो, कि कोई खराबी ना हो। जीरो इफेक्ट मतलब पर्यावरण पर जो है हम कम से कम, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन कम से कम न्यूनतम प्रभाव हम डालें, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव। तो ये जो दोनों लक्ष्य हैं, ये एक योजना है। इसको किसने लॉन्च किया है? बहुत ही सिंपल, एकदम सीधा सीधा सवाल है। भारत का जो एमएसएमई मंत्रालय है उसका ये है। ये बहुत चर्चा में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है। कई बार सरकार इसके बारे में बात करती है कि हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पर काम कर रहे हैं। जीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि देखो, भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उसका जो उत्पादन होता है वो कई बार इसलिए रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए दुनिया भर में निर्यात उन्मुख नहीं हो पाता है, उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें खराबियां होती हैं, उसमें डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री लेकर आई थी। और ये इसमें फैक्चुअल सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं, एकदम सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। चलिए अब आपके आते हैं हम आपके अगले प्रश्न पर। हाँ जी, इसमें क्या है? रोजगार संबंधी प्रोत्साहन, ईएलआई। पीएलआई योजना तो सबने सुनी ही है, उससे मिली जुली सरकार ने ईएलआई योजना चलाई है कि भाई पीएलआई योजना में क्या होता है? जो आपका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को इंसेंटिवाइज किया जाता है, कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, कैशबैक दिया जाता है। ईएलआई में ऐसा ही प्रोत्साहन कंपनियों को उत्पादन, ज्यादा श्रमिक हायर करने पर दिया जाता है। तो ईएलआई योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? दो कथन दिए हैं, हाँ दो ही कथन दिए हैं, आपको सही गलत बताने हैं। ईएलआई योजना का परिव्यय लगभग 1 लाख करोड़ है। तो भैया अगर आपने ईएलआई बहुत चर्चा में रही थी, बहुत न्यूज में रही थी, मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुत ही बेसिक पेपर आया है। अगर आपने न्यूज को पढ़ा है, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई न्यूज आपने पढ़ी है, जो कि खासतौर पे श्रमिक, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीजों से जुड़ी है, तो आप आराम से कर सकते हो। करीब 99,450 करोड़ ऐसा कुछ नंबर था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ 99,456, 446 ऐसा कुछ नंबर था। तो करीब करीब 1 लाख करोड़ हो गया। उन्होंने लगभग ही पूछा है, लगभग 1 लाख करोड़ है, तो पहला कथन आपका एकदम सत्य है, ठीक है। ईएलआई योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों में आवश्यक है कि वो कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी, जहां पर 50 से कम है, बिल्कुल सही, और 5 अतिरिक्त कर्मचारी जहां 50 से ज्यादा हैं, उनको कम से कम 6 महीने के लिए दीर्घीकृत आधार पर रखें। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें क्या है, आप कंपनियों को एनकरेजमेंट देना चाहते हो कि यार तुम लोगों को एम्प्लॉय करो, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, लेकिन कंपनियां फ्रॉड भी तो कर सकती हैं। कंपनियां ऐसा भी तो कर सकती है, एक आदमी रख लिया, अगले महीने उसको निकाल दिया, बोला देखो हमने एक आदमी बढ़ा दिया। इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसमें कंडीशन रखी है कि अगर आपके पास 50 से कम कर्मचारी हैं तो आपको मिनिमम 2 कर्मचारी रखने होंगे, और अगर आपके पास 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आपको मिनिमम 5 कर्मचारी रखने होंगे, और मिनिमम 6 महीने। दोनों केस में ड्यूरेशन क्या है? मिनिमम 6 महीने की। 6 महीने से कम जो काम करेगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, कम से कम 6 महीने के लिए आपको हायर करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये 1 और 2 इसमें दोनों ही बिल्कुल सही हैं। सी जो है ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक है साहब। ये बात क्लियर हो गई,
इसमें तो कोई खास चैलेंज है नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर है। अगर आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसकी पढ़ाई करी होगी, जो जब ये लॉन्च हुआ होगा, जब ये आया होगा, तो आपने अगर उस समय पढ़ा होगा तो आपके लिए पेपर आसान है, कोई खास दिक्कत है नहीं। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहां डैश छूट गया है, माफ कीजिएगा उसके लिए, 2024 से 2027 की अवधि के लिए किस क्षेत्रीय समूह के साथ मुद्रा स्वैप की व्यवस्था की नई रूपरेखा का अनुमोदन किया है। अगेन करंट अफेयर्स, कि भैया कौन सा ऐसा है जहां पर आपने क्या किया है कि करेंसी जो है आपका, उस करेंसी में आप जो है एक आप ये कह सकते हो कि करेंसी स्वैप का आपका एक नया सिस्टम जो है उसका अनुमोदन किया गया है। ऐसा कहां पर किया गया है, इसका जो है एकदम सिंपल सा उत्तर है भाई, ये सार्क के साथ किया गया है। सार्क, अच्छा, ये आपका करेंसी स्वैप होता क्या है, जहां पर एक देश दूसरे देश से उसकी करेंसी में भी लोन प्राप्त कर सकता है। आप जो है करेंसी स्वैप कर सकते हो कि भाई आमतौर पे आप अपनी करेंसी से बंधे नहीं हो और आप दूसरे देश से के बैंक से अपनी खुद की करेंसी में भी लोन ले सकते हो। ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट कहलाता है। ये भारत ने सार्क के साथ अगले 3 सालों के लिए 2024 से लेकर 2027 तक था ना, ये इन 4 वर्षों के लिए भारत ने इसके साथ इसके अग्रीमेंट को रिन्यू किया है। ये बात एकदम क्लियर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है। चलो, इनमें से कौन सी क्षतिपूर्ति संविदा नहीं है। क्षतिपूर्ति मतलब इंडेमनिटी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा लॉ से जुड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं थोड़ा सा मतलब हैरान हूं कि ये आपसे क्यों पूछा गया, लेकिन ठीक है, पूछा गया तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडेमनिटी क्या होता है बेटा? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे थी उसे वैसे ही कर दिया जाए, यानी कि आदमी का जितने का नुकसान हुआ उतने की भरपाई कर दी। जैसे क्लासिक एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस। भाई हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं, मैं गया अस्पताल में इलाज के लिए, अगर मेरे 2 लाख रुपए खर्च हुए तो मुझे 2 ही लाख रुपए मिलेंगे। आइडिया यह है कि मेरा जितना खर्च हुआ, जितना मेरे को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कर दी जाए ताकि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं, जितना मेरा लगा उतना मेरे को मिल जाए। ऐसा आपका आमतौर पे सभी इंश्योरेंस में होता है। आपके कार इंश्योरेंस में, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल, तो उसमें मेरे छोटा सा मामूली सा कांच टूट गया था, तो 10,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ, 10,000 ही मुझे वापस मिल गए, तो क्षतिपूर्ति हो गई मेरी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो अब इनमें से कौन सा उस कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। तो क्या क्या है आपका? एक तो अग्नि बीमा संविदा, कि भैया मान लीजिए कहीं पर आग लगी है ना, कहीं पर अगर आग लगी तो आग का बीमा जो है ये आपका संविदा अगर है तो भाई इसका क्या करना है। दूसरा जीवन बीमा, तीसरा समुद्री बीमा और चौथा मोटर बीमा। तो लॉजिकली आप ये बताओ, जीवन बीमा इंडेमनिटी हो सकता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस जो है क्या वो इंडेमनिटी हो सकता है? ये बताइए। अरे भाई एक आदमी मर गया तो इंडेमनिटी कैसे कर सकते हो आप? लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका जीवन बीमा जो है वो आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो आप पहले से फिक्स करते हो। जैसे मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है, मान लीजिए कि मैं अगर मुझे कुछ हो जाए कल को, मैं ना रहूं, तो मेरे परिवार को मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिलेगा, पर ये नंबर तो हमने पहले ही तय कर रखा है ना, ये मैंने पहले ही एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है। वो इसके आधार पर नहीं होगा कि मेरे मरने से मेरे परिवार को कितना नुकसान होगा, वो नुकसान पर आधारित नहीं है। वो एक नंबर आपने पहले से तय कर लिया कि अगर इस आदमी की मौत हो गई तो परिवार को इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये आप पहले से तय करके रखते हो कि भैया ये नंबर प्राप्त होगा, इसका इंडेमनिटी से कोई लेना देना आमतौर पे नहीं होता। ये बात सिंपल हो गई, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक तर्क जो है ये माना जाता है, तो आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इसके अंतर्गत आता है साहब, ठीक है जी। चले आगे बढ़ें, चलिए जी आगे चलते हैं। इनमें से भारत में सामाजिक संरक्षण, इतने बड़े बड़े सवाल हैं कि मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना पड़ा है स्क्रीन पे फिट करने के लिए। भारत में सामाजिक संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO जो है, उसके द्वारा जारी विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट में 2024-26 का आकलन है कि भारत का सामाजिक संरक्षण का क्षेत्र 2021 से 24 तक दुगना हो गया है। यह बात सही है। भारत में कहा गया है कि हम अभी, जैसे पिछले दिनों भारत के श्रम मंत्रालय ने भी कहा था कि अब हमारे देश का करीब 65% आबादी जो है वो किसी ना किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, चाहे वो किसी प्रकार का स्वास्थ्य भत्ता हो, चाहे वो किसी प्रकार का जीवन भत्ता हो, चाहे वो किसी प्रकार का आपका बेरोजगारी का भत्ता हो, तो किसी ना किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत 65% आबादी आती है। और 2021 के बाद से इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है और करीब दुगना हो गया है हमारा जो भाई इसमें टोटल आउटले था, टोटल जितने अमाउंट का
ये आपका पूरा इसमें अब ये कह सकते हैं कि उसका जो क्षेत्र है वो पूरा फील्ड दुगना हो गया है। ये बात सही है, पहला कथन सत्य है। दूसरा, श्रम और रोजगार मंत्रालय का आकलन है कि केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा लगभग 65% जनसंख्या, अरे यही तो मैंने बोल दिया अभी, दूसरा फैक्ट वही है जो मैंने आपको बता दिया कि 65% जनसंख्या कम से कम किसी एक प्रकार के सामाजिक संरक्षण, चाहे वो नकद हो या अनुग्रह हो, के क्षेत्र में आती है। तो पहले वाले में मैंने दूसरा वाला बता दिया, तो ये भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हो गए आपके, सी सही जवाब हो गया। तो सोशल सिक्योरिटी हमारे यहां जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड लेबर होता था, जो आपके यहाँ जिसको हम कहते हैं कि असंरक्षित, जो आपका अस्थाई मजदूरी जो होती थी, मजदूर जो होते थे, उनके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या जो थी वो सामाजिक सुरक्षा की होती थी। काफ़ी हद तक उसको जो है उसका समाधान करने का प्रयास सरकार कर रही है और ये आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ये तो यार जिसने मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी है कभी भी, उसके लिए एकदम केक वॉक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण इनमें से किन किन मानकों पे होता है? दो ही मानक हैं भाई। क्या मानक है बताइए? केवल दो ही कैटेगरीज होती हैं जिसके आधार पे आप एमएसएमई का वर्गीकरण करते हो। वो क्या होता है एमएसएमई का वर्गीकरण आपका? एक होता है टर्नओवर के आधार पे, वार्षिक कुल बिक्री यानी कि टर्नओवर ऑब्वियसली, और दूसरा टोटल इन्वेस्टमेंट आपका, तीसरा संयंत्र और मशीनरी में टोटल इन्वेस्टमेंट। इन्हीं दो आधार पे आप देखते हो, या तो टर्नओवर को नापते हो या फिर उनके इन्वेस्टमेंट को नापते हो, और तो कोई तरीका होता नहीं है भाई, है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या कोई दिक्कत है इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना भाई, बताइए। इसमें तो कोई ऐसा चैलेंज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए आपका। अगर मैं आपको बोलूं कि एमएसएमई जो है आपका, इसमें आपका क्या होता है 2.5, 10 और हाँ, तो जैसे आपका एम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो इसमें अगर आप दोनों को लेकर चलेंगे तो आपका पहला आ जाएगा इन्वेस्टमेंट और दूसरा आ जाएगा आपका टर्नओवर, है ना जी। ये दोनों चीजें हो गई। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट, माइक्रो आपका तब तक माना जाएगा जिसमें 2.5 करोड़, सारे नंबर करोड़ में है तो बस नंबर लिख रहा हूं, और टर्नओवर 10 करोड़ तक का हो। ठीक है, 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आपका माइक्रो इंडस्ट्री है। उसके बाद आपका 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और आपका 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आपका क्या माना जाएगा? तो आपका ये माना जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री। और अगर आपका 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आपका ये मीडियम इंडस्ट्री माना जाएगा। बस यही दो हैं। दूसरा क्या दिया? कामगारों की संख्या। नहीं, ये कामगारों की संख्या नहीं है। तो 1 और 3 आपका दिया, अच्छा है, सही। मुझे लगा 1 और 3 तो ऑप्शन नहीं दिखा मुझे, डी ऑप्शन इसका सही है। 1 और 3 मतलब इसमें तो एकदम सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमएसएमई मेरे साथ पढ़ा है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो मैं आपको एकदम शुरुआत में, जब मैं एमएसएमई पढ़ाता हूं अपने क्लासेस में, तो पहली चीज यही पढ़ाता हूं, बिल्कुल पहली चीज जो होती है वो यही पढ़ाता हूं। इसी से मैं इस टॉपिक, माफ कीजिएगा, इसी के साथ में इस चैप्टर की, इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं कि भाई इसकी जो है एमएसएमई की परिभाषा क्या है। तो एकदम सिंपल है, पहला और तीसरा जो आपका है इसमें सही जवाब है। चलिए साहब आगे चलते हैं। आगे क्या है? नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में कौन कौन से मुख्य उप सूचकांकों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है? व्यय की गुणवत्ता, बिल्कुल सही बात है कि आपने जो खर्चा किया है वो किस क्वालिटी का है। ऋण का सूचकांक, आप पे ऋण कितना है ये भी शामिल था। ऋण वहनीयता, आप कितना ऋण बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी जो क्षमता है, जो आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, उसमें आप कितने कर्जे को बर्दाश्त कर सकते हो, ये भी उसमें शामिल था। राजकोषीय विवेक, ये बिल्कुल सही बात शामिल था। राजस्व संग्रहण, पांचों सही है, मतलब ये तो गलत तो नहीं है, नहीं सही है, हाँ ऑप्शन दिया है। ऐसे पांचों सही निकलते हैं तो एक बार को डर लगता है कि यार एक आध कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, क्योंकि एक आध तो गलत ये लोग कहीं ना कहीं से घुसेड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पांचों जो है, पांचों इसमें सही हैं, क्योंकि लॉजिकली भी आप देखो तो यार राज्य का, भाई किसी राज्य की जो वित्तीय स्वास्थ्य है, किसी राज्य का आपका राजकोषीय स्वास्थ्य जो है, फिस्कल हेल्थ जो है, उसको नापने के लिए पांचों हमको सही प्रतीत हो रहे हैं। तो ये भाई एकदम सही बात है, ये आपके पांचों इसमें सही हैं। चलिए हाँ,
2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए, जीडीपी नहीं पूछा है, जीवीए पूछा है। जीवीए में वर्तमान कीमतों के आधार पर सेवा क्षेत्र के योगदान का आकलन कितना है? 25, 35, 45, 55, 55 है। ये तो यार बहुत ही सिंपल फैक्ट है। अगर आपने भाई बजट देखा होगा, आपने जो इस बार का बजट आया है उसमें डेटा दिया गया है, तो आपका जीवीए में जो आपके सर्विस सेक्टर का है 55% योगदान है। ये तो मतलब डेटा पे आधारित सवाल है, इसमें मैं क्या ही कॉन्सेप्ट बताऊं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो आपके अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं बहुत ही बेसिक से वो आपको पता होने चाहिए। चलिए हाँ तो जी आगे क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वितरित ऋण का औसत टिकट परिमाण मतलब टिकट साइज का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज जितना लोन पहले ले रहा था, एक व्यक्ति, टिकट साइज मतलब प्रति लोन आप इसको कह सकते हैं, जितना लोन वो पहले ले रहा था और जितना लोन वो अभी ले रहा है, उसमें तो 2016 से 2025 के बीच में यह बढ़कर दुगने से भी अधिक हो गया है। क्या यह दुगने से अधिक हो गया है? यह बात सही है, यह बात सत्य है। जो डेटा ये अभी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी थी मुद्रा लोन को लेकर, उसमें यह डेटा छपा था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई पहले जो था इसका टिकट साइज कितना होता था? करीब करीब 38,000 रुपए ऑन एन एवरेज टिकट साइज था, जो अब बढ़कर 1 लाख प्लस हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता। बहुत अच्छा क्वेश्चन ना मानने का कारण यार क्या है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहे हैं कि दुगने से अधिक हो गया है, जबकि देखा जाए तो करीब करीब 2.5 गुने से भी ज्यादा हो गया है। तो ये 3 गुना के ज्यादा पास है, लेकिन दुगने से अधिक माना जा सकता है। तो ये जो है बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल जो कि क्लियर एक आपको विकल्प ना देते हो, उनको सेट करने से बचना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो आई डोंट कंसीडर इट टू बी अ ग्रेट क्वेश्चन। ये बहुत ही औसत सवाल है, लेकिन तब भी दुगने से अधिक कहा है और करीब करीब 2.5 गुना से थोड़ा ज्यादा है, 1.02 लाख है। तो सही मेरे विचार में सही है ये, लेकिन लगभग 3 गुना के भी पास है। कुछ अध्यापकों का तर्क ये हो सकता है कि यार दुगना कहां, तिगने के आसपास है, लेकिन दुगना नहीं कहा है, दुगने से अधिक कहा है और तिगना पूरा नहीं है ना। तो मेरे विचार में ये सही माना जाना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजिंग है। और मैं मतलब मेरे को ऐसे क्वेश्चन कतई पसंद नहीं है जिनमें मतलब आप ये मान के चलें कि यार कंफ्यूजन होता है। ये छोटा सा एक, आप किसी बच्चे ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, मतलब प्रश्न सही है या गलत है, प्रश्न मतलब बच्चे ने का जवाब क्या है, ये उस बच्चे की सवाल की समझ पर निर्भर नहीं करना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। तो ये थोड़ा एक अच्छा प्रश्न, मैं इसको नहीं मानता। खैर चलिए, मेरे विचार में ये सही है। 2015 में इसके प्रारंभ के समय से महाराष्ट्र ने राज्यों में सबसे अधिक वितरण दर्ज किया है। नहीं, महाराष्ट्र ने नहीं किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। ये अनएम्बिगुअसली गलत है, ये एकदम गलत है। उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पे है। तो मेरे विचार में इसका ए सही जवाब है, केवल एक इसमें सही है, ये मेरा अनुमान है। अगर पहले वाले को भी गलत मानोगे तो डी हो जाएगा, तो लेकिन मेरे ख्याल से ए सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्ठा एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसको स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के शिक्षकों तक विस्तारित किया गया है। यह बात सही है साहब। निष्ठा जो है वो क्या है? वो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आपको अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है तो आप केवल बच्चों पर फोकस नहीं कर सकते, आपको टीचरों पर भी फोकस करना पड़ेगा, आपको शिक्षकों पर भी कुछ ना कुछ सुधार लाना पड़ेगा। तो निष्ठा जो है एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यह बात एकदम सही है, पहला कथन एकदम गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पीएम पोषण स्कूल के केवल उन बालकों को अपने दायरे में लेता है जो सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में है। यह बात सही है। केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चे शामिल हैं। मैं कक्षा 1 से 6 तक पढ़ रहे हैं। देखो लॉजिकली सोचो, कक्षा 1 से 6 तक क्यों होगा? 1 से 6 तक ऐसा क्या पॉइंट है? ये गलत है। बाकी सारे भाग देखो सही है, ये भाग गलत है। कक्षा 1 से 8 तक होता है। तो आपका दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। ए आपका सही उत्तर हो गया। कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चे जो होते हैं उन पर पीएम पोषण कार्यक्रम जो है वो लागू होता है, उन पर ये इंप्लीमेंट होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 दशमलव है, डैश नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी का भारत के जीडीपी में करीब 4.25% योगदान है। यह बात सही है, फैक्चुअल है। सरकारी रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, बायो E3 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उस समय बायो E3 मैंने आपको हिंदू में पढ़ाया था, करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। वहां पर आप देख सकते हैं कि कई बार आया था कि बायो इकोनॉमी हमारे जीडीपी का 4.25% है। ये आपके साथ डिस्कशन बार बार हुआ है। तो ये अगर आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा, वरना नहीं होगा।
बायो ई3 पुनर्योजी जैव विनिर्माण, जो आपका रिसाइकलेबल, आपका जो क्या कहना चाहिए, रीयूजेबल जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रोत्साहित करता है। चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जो भारत के नेट जीरो लक्ष्यों से अलाइंड है, उससे एक रेखित है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो इस तरीके की होगी, जो रिसाइकल हो सकती है, अलग अलग स्वरूप प्राप्त कर सकती है, तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन जो है उसमें इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। दोनों कथन सही हैं आपके, एक और दो दोनों इसका सही उत्तर हो गया साहब, कोई डाउट है नहीं, 1 और 2 बोथ इसमें सही हो गए। चलो आगे चलते हैं। भारत में 1900, ये वाले क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये मेरे सबसे नॉन फेवरेट सवाल हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप सीधा सीधा विद्यार्थी के, बच्चे के केवल रटने की क्षमता को देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे। तो ये मेरे लीस्ट फेवरेट सवाल हैं। लेकिन जिसको आता है उसको आता है भाई। आपको अगर ऑर्डर पता है, आपको अंदाज है थोड़ा सा, तो आप कर सकते हैं। 1950 और 60 के दशकों में इनमें से कौन से विकास वित्तीय संस्थान स्थापित किए गए थे? तो भाई IFCI जो है ये कब बना था? ये 1948 में बना था, तो ये बाहर हो गया। ICICI जो है ये कब बना था? ये 1955 में बना था, तो ये आ गया आपका इस रेंज के अंदर। IDBI आपका 1964 में बना था, तो ये भी इस रेंज के अंदर आ गया। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक, ये तो अभी का है यार, ये तो मतलब ये कम से कम आसान है। अगर एक बार ये करके देखें, अगर हम चौथे को एलिमिनेट कर दें, जैसे चौथा गलत है तो क्या उससे उत्तर निकलेगा? अगर 4 एलिमिनेट कर दिया तो नहीं, तब भी नहीं निकलेगा, तो भी हमारा B और D कैंसिल हो गया ना। तो हमें 1 2 1 के बारे में तब भी पता होना चाहिए। तो मैं मतलब इसको बहुत अच्छा सवाल नहीं मानता। या तो ऐसा करते, जैसे ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि आपका ये जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक है, ये 2021 का है, ये तो एकदम रिसेंट है। तो ऑब्वियसली ये 1950-60 के दशक में नहीं बना। तो अच्छा सवाल मैं इसको तब मानता कि अगर मैं 4 को एलिमिनेट कर देता तो मुझे उत्तर मिल जाता, लेकिन तो तब भी नहीं मिला। आपको ये पता होना चाहिए ये 48 में बना कि 50 में बना, तो मैं इसको बहुत अच्छा सवाल नहीं मानता। लेकिन 2 और 3 इसका सही जवाब है। हाँ, सी इसका सही जवाब हो गया। इसका सही उत्तर जो है वो सी हो गया। इट्स नॉट अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको अगर पता है तो आपको पता है, नहीं पता तो आपको नहीं पता, ये उस तरह का सवाल है। चलिए साहब, ये तो यार मतलब मैंने ही कितनी बार पढ़ाया है आपको करंट अफेयर्स में। जब भी इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया है तो मैंने ही 10 बार आपको पढ़ाया है ये, और आमतौर पे इकोनॉमिक्स में तो पूरा विस्तार से भी समझाया है रीजनिंग के साथ। इनमें से कौन कौन से कोर इन्फ्लेशन में शामिल हैं? कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? आप जो सामान्य इन्फ्लेशन है उसमें से एक तो खाने पीने की चीजों की कीमतें हटा दो, और एक आप एनर्जी की, फ्यूल की कीमतें हटा दो, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये कंट्रोल के बाहर होती हैं। इन पर आमतौर पे मौद्रिक नीति से आप ज्यादा नियंत्रण पा नहीं सकते। तो खाद्य कीमतें शामिल नहीं है कोर इन्फ्लेशन में, और ऊर्जा की कीमतें भी शामिल नहीं है। तो आपके दोनों ही इसमें क्लियरली गलत हैं, न तो 1 न तो 2 सही जवाब है। यही कोर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है कि इसमें आपकी फूड प्राइसेस और आपकी जो एनर्जी प्राइसेस हैं ये शामिल नहीं होते। चलिए, आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए स्माइल योजना किसके किसके पुनर्वास के लिए है? तो ट्रांसजेंडर्ड और भिखारी ये 2 वर्ग हैं जो कि आमतौर पे ओवरलैपिंग भी माने जाते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर्ड भी जो भारत में होते हैं वो आमतौर, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग भीख मांगने का काम करते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का, एक तो ट्रांसजेंडर्ड और दूसरा भिखारी, ये 2 वर्ग जो हैं इनके लिए स्माइल योजना लाई गई थी। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? ट्रांसजेंडर्ड और भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग। तो दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हो गए। आपका सी इसका सही जवाब हो गया, है ना। आप देखेंगे ट्रांसजेंडर्ड जो है हमारे देश में, अगर आप ट्रांसजेंडर्ड, आप आमतौर पे आपको भी कहां दिखते हैं? सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखते हैं। सड़कों पर, लोकल ट्रेनों में, यात्री ट्रेनों में, इन सब में आपको आमतौर पे ट्रांसजेंडर्ड भीख मांगते हुए ही नजर आते हैं। तो भिक्षावृत्ति में जो लोग लगे हैं और ट्रांसजेंडर्ड लोग जो हैं, उनके आप ये कह सकते हैं कि उनके पुनर्वास के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए ये योजना लाई गई थी। चलिए साहब, निम्न में से कौन सा वस्तु एवं कर परिषद, GST परिषद का सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, प्रत्येक सरकार द्वारा मनोनीत एक मंत्री। लॉजिकली सोचो, वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, लॉजिकली सोचो, निर्मला सीतारमण जी उसके अध्यक्ष हैं। अगर प्रधानमंत्री इसमें होते तो वित्त मंत्री अध्यक्ष होती क्या?
अरे अगर प्रधानमंत्री शामिल होते तो प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते ना भाई। तो ऑब्वियसली जीएसटी परिषद में भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं होते, प्रधानमंत्री की जीएसटी परिषद में कोई भूमिका नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो उसकी अध्यक्षता करती हैं, केंद्र के वित्त राज्य मंत्री वगैरह शामिल होते हैं, और हर राज्य सरकार अपने किसी एक मंत्री को भेजती है, आमतौर पर वित्त मंत्री को भेजती है, कोई भेजती है। लेकिन अगर अक्सर राज्यों में क्या होता है कि मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री होता है, तो राज्य सरकारें किसी भी एक मंत्री को मनोनीत कर सकती हैं जो उनका प्रतिनिधित्व वहां पर करेगा। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री इसका सही जवाब हो गया, ए इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री जो है ये जीएसटी परिषद में शामिल नहीं होता, ये जीएसटी परिषद का सदस्य जो है नहीं होता, इसके पास इसकी सदस्यता नहीं है। अच्छा, इतने ही सवाल थे। चलिए तो भाई एक बार फिर से समझ लेते हैं इस बात को, एक बार इसकी बजाय हम उसको ही सम्मिलित कर लेते हैं, और एक बार जो है हम फिर से एक बार समझ लेते हैं इस बात को कि यार इसको पेपर कैसा था। आप अगर देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आधारित थे, जो आपको बिल्कुल, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल समझ है तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो, आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक सवाल ऐसे थे जो एकदम कोर फैक्ट पे आधारित थे, तो यार वो फैक्चुअल सवालों का तो कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, 2-4 सवाल तो आए ऐसे रट्टा मारने वाले। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ढंग से तैयारी करी है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है और आपने अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझे हैं, तो मेरे विचार में ये पेपर बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही ईजिली सॉल्वेबल, बहुत ही आसानी से इसका समाधान आप लोग कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, आपका क्या विचार है, आपको ये पेपर आसान लगा, मुश्किल लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप लोग अपनी तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो ईपीएफओ की तैयारी हो या और किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, अगर आप देश में सबसे अच्छे संसाधनों और सबसे अच्छे टीचर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अनअकैडमी से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है। टीचर सबसे बड़ा संसाधन होता है, आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टीचर्स को। अभी इस वर्तमान समय में आजकल आप कोई भी अगर हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे और अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपको सीधा स्ट्रेट 20% ऑफ मिलेगा हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पे। तो मेरे ख्याल से निर्णय लेने में ज़्यादा देर ना लगाएं, हर दिन कीमती है, आज ही जुड़ जाएं अनअकैडमी के साथ और अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार प्रदान करने की कोशिश करें। इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।